some problems left in subscription to be solved up, लेकिन हमारा फर्स्ट पड़ाव जो है वो खत्म हो गया है। जितने भी फॉर्मूले सीखने थे, सब कुछ की एप्लीकेशन सीखनी थी, वो हम सब सीख चुके। अब हमें क्या सीखना है? अब हमारे को उनको अप्लाई करना है फुल फ्लेज फॉर्मूले के अंदर। हमें उसे अप्लाई करना है फुल फ्लेज फॉर्मूले के अंदर। तो इसलिए मैंने आज एक रिवीजन रख ली, सो दैट कि किसी बच्चे को कोई डाउट रह गया, किसी को कोई फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा, तो वो सब कुछ उसको समझ में आ जाए। राइट? क्लियर? चलते हैं। और अगर आपके मोबाइल पे या आपके अगर ये पीसी पे आप लोगों ने खोला है, तो ये पीसी पे वीडियो रिकॉर्ड भी हो सकती है, तो आप उसको साइड बाय साइड पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर लो, सो दैट आपको जब क्लास रिवाइज करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पीसी और लैपटॉप पे रिकॉर्ड हो सकता है, मोबाइल पे रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी शायद नहीं है। बाकी धृति ज्यादा बेटर बनाएगी, उसने सारा मेरे को समझाया था। इसलिए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? इज not for profit organizations are those organizations whose main motive is to provide services, not to earn profit. Their main motive is to provide services, not to earn profits. The main not for profit organizations are schools, clubs, hospitals. These are few common examples. These are few common examples, right? Not for profit organization, since ये not for profit है, इसके अंदर हमारे बिजनेस में हम प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं कर रहे, हम सर्विस प्रोवाइड करने के लिए काम कर रहे हैं। हम सर्विस प्रोवाइड करने के लिए काम कर रहे हैं, तो यहां पे कोई इंडिविजुअल पर्सन इस ऑर्गेनाइजेशन को शुरू नहीं करता। इसे हमेशा ग्रुप ऑफ पर्सन स्टार्ट करते हैं। जब ग्रुप ऑफ पर्सन स्टार्ट करते हैं, वो एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स मिलके कुछ पैसा इकट्ठा करते हैं, कुछ पैसा इकट्ठा करते हैं। दैट पैसा जो वो इकट्ठा करते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, दैट इज नोन एज फंड्स। दैट इज नोन एज फंड्स। इसीलिए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज ऑलवेज नोन एज फंड बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम। बाकी जो अकाउंट्स बनाते हैं, हम बिजनेस में बनाते हैं या हम प्रोप्राइटरशिप में बनाते हैं, तब हम कैपिटल बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ते हैं, क्योंकि वहां पे प्रॉफिट होता है और लॉस होता है। लेकिन यहां पे प्रॉफिट और लॉस नहीं होता है, इसलिए हम यहां पे फंड्स बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ते हैं। इसलिए हम यहां पे फंड्स बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ते हैं। होप सो क्लियर? चलते हैं। हमारे पास ये फंड्स आते कहां से है? हमारे पास इन फंड्स आने से पहले कुछ चीजें और जाननी होती है। There are two things, मैं कुछ लिख नहीं रहा हूं क्योंकि सब लिखा हुआ है आपके पास। कैपिटल रिसिट्स एंड रेवेन्यू रिसिट्स, और कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल बेसिकली दीज आर नोन एज कैपिटल नेचर आइटम्स एंड रेवेन्यू नेचर आइटम्स। Capital nature items are those items which increases the working efficiency of the organizations and are of non-recurring nature. They increases the working efficiency of the organization and they are of non-recurring nature. Then comes revenue nature item. They are of recurring nature and are done for the maintenance of the organization. They are done for the maintenance work of the organization. Clear मेरे ख्याल से यहाँ तक? Hope so. Then comes how we get these funds. हमारे पास ये पैसा आता कहां से? हमारे पास ये पैसे आते हैं कुछ चीजों से। सबसे पहले सबसे ज्यादा पैसा आता है हमारे पास लाइफ मेंबरशिप फीस से। लाइफ मेंबरशिप fees से। Now what is life membership fees? It is an amount which we receive means I am a not for profit organization, which we receive from person who wants to become the member of the organization, It is a type of a capital receipt. Then पैसा आता है हमारे पास subscription से। Then what is subscription? Subscription is an amount which we receive from members of the organization, for daily routine activity. It's a type of revenue nature item. बहुत ध्यान रखना है,
लाइफ मेंबरशिप फीस इज अ कैपिटल नेचर आइटम क्योंकि वो एक पर्सन से एक ही बार मिलेगी इसलिए। सब्सक्रिप्शन इज अ रेवेन्यू नेचर आइटम क्योंकि हम उसे एक पर्सन से हर महीने उसे हम लाइफ मेंबर से मंथली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस, हाफ ईयरली बेसिस या ईयरली बेसिस पे रिसीव करेंगे। देन कम्स एंट्रेंस फीस। Then comes entrance fees. Entrance fees is an amount which we receive from non-members of the organization for enjoying the facilities given by the organization. For enjoying the facilities given by the organization. Then comes, it's a type of a revenue receipt only. Then comes, सबसे ज्यादा पैसा हमारे पास आता है डोनेशन से। Donations are voluntarily amount received. Donations are voluntarily amount received. जो पैसा हमने voluntarily receive किया है without any reason from the person, that is commonly known as donations. That is commonly known as donations. यहाँ तक मेरे ख्याल से clear हो गया। चलते हैं आगे। Then not-for-profit organization prepares two accounts. Not-for-profit organization prepare two financial statements. First, they prepare receipts and payment account. And next, they prepare income and expenditure account. They prepare receipts and payment account. They prepare income and expenditure account. And the last, balance sheet. And the last, balance sheet. Balance sheet हमें last में भी पढ़ी थी, same assets and liabilities, same वही format. Receipts and payment account. Receipts and payment account is a summary of cash book. Receipts and payment account is a summary of cash book, where we record all cash receipts and payments of any nature belonging to any year. We record all cash receipts and payments of any nature, that is, it can be of capital nature or it can be of revenue nature, belonging to any year. That means that can be of previous year, that can be of current year, and that can be of next year. यहाँ पे हम सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं। Then what happened? Why we prepare receipts and payment? Receipts and payment account is prepared on the last date of the year. That's why it's a summary. Now, what is cash book was? Cash book was a transaction. We record a transaction on daily basis in the cash book, but we don't record a transaction on daily basis in receipts and payment. We record the whole transaction at the same time at the end of the year. Receipts and payment account को हम पूरे साल के आखिरी में बनाते हैं, कैश बुक हम ड्यूरिंग द ईयर ऑल्टरनेट में बनाते रहते हैं, राइट? Then comes income and expenditure account. Income and expenditure account is of nominal nature. Receipts and payment account was of real nature. Income and expenditure account is of nominal nature, where we record all revenue nature items which belongs to current year only. Income and expenditure account is of nominal nature, where we record only revenue nature items which belongs to current year only. Then what is balance sheet? Balance sheet is the final position of the organization, how much assets and liabilities that particular company holds. Clear? Right. Formats. We don't require to record the formats, and the formats are also available with you. Right? We move further. In this chapter, we got two types of main question. First, from the given receipts and payment account, we prepare income and expenditure account. From the given receipts and payment account, we prepare income and expenditure account. Receipts and payment account से हमें income and expenditure account बनाना है, और दूसरा हमारे को ट्रायल बैलेंस से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्लस बैलेंस शीट बनाना।
इन शॉर्ट हमारे लिए मेन क्वेश्चन सीखना है कि हाउ टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम गिवन एनीथिंग। चलते हैं, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना सीखते हैं। पहले समझते हैं दोनों चीजों में डिफरेंस क्या है। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। Receipts and payment account, income and expenditure account. Receipts and payment account is an account which records all nature items. That means that includes capital nature plus revenue nature item belonging to any year. That means it can be of previous year, it can be of current year, it can be of next year. Then what is income and expenditure account? Income and expenditure account is of revenue nature which belongs to current year only, which belongs to current year only, right? Receipts and payment account is of capital and revenue nature. We record both those items belonging to previous year, current year and next year. But when we prepare income and expenditure account, we only record revenue nature items which belongs to current year only. Then we apply, अगर हम इन दोनों चीजों में देखें, दोनों चीजों में revenue nature item चाहिए और current year का चाहिए, लेकिन revenue nature item का कोई भी बैलेंस होता ही नहीं है। जब revenue nature item का बैलेंस ही नहीं होता है तो हम उसका अकाउंट कैसे बनाएंगे? हम उसका अकाउंट बनाते हैं उनके बैलेंसेस। revenue nature item आउटस्टैंडिंग होता है, accrued होता है या arrears होते हैं। That is amount due but not paid or received. That is amount due but not paid or received. दूसरा advances. Advances means prepaid or pre-received. Outstanding, accrued or arrears always belongs to past. They always belongs to past. ये उस टाइम से बिलोंग करते हैं जो टाइम हमारा बीत गया, जो टाइम हमारा बीत गया है। Then comes advances. Advances always belongs to future. ये आने वाले टाइम से बिलोंग करते हैं। Advances belongs to future and outstanding and accrued arrears belongs to past. Clear? Then move further. हमारे पास 3 ईयर थे। हमारे पास 3 ईयर है। We got previous year, we get current year and we got next year. हर ईयर की बिगिनिंग होती है और हर ईयर का एंड होता है। मतलब ईयर में 2 पोर्शन होते हैं, बिगिनिंग एंड बिगिनिंग एंड बिगिनिंग एंड। जो प्रीवियस ईयर का एंड है वो नेक्स्ट ईयर की बिगिनिंग है। जो प्रीवियस ईयर का एंड होता है वो नेक्स्ट ईयर की करंट ईयर की बिगिनिंग होती है। इसी तरीके से जो करंट ईयर का एंड है वो नेक्स्ट ईयर की बिगिनिंग है। अगर हम करंट ईयर की एंड के बारे में बात कर रहे हैं, अब हम अपने चैप्टर से रिलेट करते हैं। अगर हम करंट ईयर के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम यहां पे बात कर रहे हैं 31 मार्च की। हम कभी भी ईयर वाइज क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे, हम हमेशा डेट वाइज क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। हम हमेशा डेट वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, राइट? हम कभी भी ईयर वाइज क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे। हम कभी भी ईयर वाइज क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे, हम हमेशा डेट वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो कुछ चीजें यहां पे आउटस्टैंडिंग होगी, कुछ चीजें यहां पे आउटस्टैंडिंग होगी, कुछ चीजें यहां पे एडवांसेस होंगी, कुछ चीजें यहां पे एडवांसेस होंगी।
आउटस्टैंडिंग ऑलवेज बिलोंग्स टू पास्ट। आउटस्टैंडिंग, हमारा करंट ईयर कौन सा है? हमारा करंट ईयर ये। आउटस्टैंडिंग ऑलवेज बिलोंग्स टू पास्ट, जो टाइम बीत गया है आउटस्टैंडिंग उससे बिलोंग करता है। इसका मतलब जो आउटस्टैंडिंग यहां पे है वो यहां से बिलोंग कर रहा है, जो आउटस्टैंडिंग यहां पे है वो इस जगह से बिलोंग कर रहा है। एडवांसेस ऑलवेज बिलोंग्स टू फ्यूचर, ये एडवांस यहां से बिलोंग कर रहा है और ये एडवांस आने वाले टाइम से बिलोंग कर रहा है। हमारा एक सिंपल सा रूल लगता है, एनी आइटम, हम एक बिल्कुल सिंपल सा रूल लगाते हैं, एनी आइटम विच बिलोंग्स टू करंट ईयर should be added, which doesn't belongs to current year should be subtracted. Any item which belongs to current year should be added, which doesn't belongs to current year should be subtracted. ये हमारा करंट ईयर से बिलोंग कर रहा है, हम इसे ऐड करेंगे। ये हमारा करंट ईयर से बिलोंग कर रहा है, हम ऐड करेंगे। ये बिलोंग नहीं कर रहा, लेस। ये बिलोंग नहीं कर रहा, लेस। होप सो क्लियर। गुड। इसका मतलब अगर हम ये फॉर्मूला देखें तो हमने फॉर्मूला बनाया आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग लेस एडवांसेस इन द बिगिनिंग एंड outstanding at the end, add advances at the end, less. इस पूरे फॉर्मूले के बेसिस के ऊपर, इस पूरे फॉर्मूले के बेसिस के ऊपर हम ये पूरा चैप्टर सॉल्व आउट करते हैं, हम ये पूरा चैप्टर सॉल्व आउट करते हैं। क्लियर यहां तक? क्लियर यहां तक? होप सो। जस्ट अ मिनट, एक मिनट वेट करना। सॉरी फॉर इंटरप्शन, वी आर बैक। चलते हैं। हमारा सबसे पहली आइटम, अभी हमने जब शुरू किया था लास्ट क्लास में, हमने जब शुरू किया था हमने एक्सपेंसेस से शुरू किया था। अब हम सब्सक्रिप्शन से शुरू करते हैं। पहले जब हमने शुरू किया था हमने एक्सपेंसेस से शुरू किया था, अब हम उसे शुरू करते हैं सब्सक्रिप्शन से। वी स्टडी फ्रॉम सब्सक्रिप्शन होल ओवर, राइट? चलते हैं। Subscription. Subscription is an amount which we receive, it's a revenue nature item which we receive from our members, for daily routine work, for daily routine work. इसका मतलब ये revenue nature item हो गया, इसका मतलब ये revenue nature item हो गया। Then comes total subscription received less outstanding in the beginning
advances in the beginning, add outstanding at the end, less advances at the end. We get the final amount of income and expenditure. We get the final amount of income and expenditure. Now how we show it and from where? Subscription received हमारे को receipts and payment account से receipt side से मिलता है. Receipts and payment account की receipt side से. Outstanding in the beginning, opening balance sheet में outstanding in the beginning, opening balance sheet asset side. क्यों? क्योंकि यहाँ पे outstanding का मतलब arrears से है, accrued से है, लेकिन हम यहाँ पे commonly इस chapter में word हम outstanding ही use करते जाते हैं. बिल्कुल भी क्लियर नहीं है तो तू दोबारा एंटर कर ले, एग्जिट कर और फिर एंटर कर दे, इंटरनेट प्रॉब्लम है. Then advances in the beginning, advances in the beginning, opening balance sheet, liability side. Outstanding at the end, closing balance sheet. Again, asset side, advances at the end, closing balance sheet, liability side. अब कुछ चीजें, इसका मतलब हम यहाँ पे दो बैलेंस शीट बनाते हैं, एक ओपनिंग बैलेंस शीट और एक क्लोजिंग बैलेंस शीट. ओपनिंग बैलेंस शीट से हम बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट करते हैं, कैपिटल फंड. ओपनिंग बैलेंस शीट से हम बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट करते हैं, कैपिटल फंड. ये हमारी फाइनल अमाउंट आएगी. इसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड में दिखाएंगे. इसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड में दिखाएंगे. जो बच्चों ने नहीं लिखा है वो लिख लें प्लीज. पहले कई बच्चे थे जिन्होंने शायद नहीं लिखा है, वो लिख लो. क्लियर? क्लियर है बिल्कुल? कुछ प्रॉब्लम रह गई इसके अंदर? चलते हैं. Then we prepare subscription account. Then we subscription account. ओके ठीक है. चलते हैं. We prepare subscription account to balance brought down. To balance brought down, that is outstanding in the beginning. Then comes advance in the beginning, by balance brought down. Advance in the beginning. Outstanding in the beginning, advance in the beginning. Particulars amount in rupees, debit credit आप अपने आप लिख लेना.
लिख देता हूँ यार, फिर तुम मुझे बोलोगे आपने नहीं लिखा तो हम क्यों लिखे। देन क्योंकि वे बिगनिंग था इसलिए ब्रॉट डाउन हो गया। आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग हमारे लिए एसेट है, एसेट्स ऑलवेज गॉट अ डेबिट बैलेंस। एडवांसेस इन द बिगनिंग हमारे लिए लायबिलिटी है, इसलिए वो क्रेडिट बैलेंस हो गया। देन जब डेबिट बैलेंस आउट बिगनिंग यहां पे तो एंड इधर आएगा, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, आउटस्टैंडिंग एट द एंड। Then to balance carried down, out advances at the end. Then during the year जो भी हमने receipts and payments से सब्सक्रिप्शन रिसीव करी होगी, ड्यूरिंग द ईयर जो भी हमने रिसीव करी होगी बाय receipts and payment account, by receipts and payment account, subscription received during the year, subscription received during the year, जो भी हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव करी हो। अब एक बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन ही पूछा था, अभी किसी की प्रॉब्लम आई थी, उस क्वेश्चन में बैड डेट्स दिए हुए थे कि हमारा पैसा डूब गया। जब बैड डेट्स हो गए तो वो इधर आ जाएगा, बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैड डेट्स। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैड डेट्स। दोनों साइड को बैलेंस करेंगे, बैलेंसिंग फिगर आएगी यहां पे टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर। टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर। क्लियर? किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है यहां पे? ऑल क्लियर? होप सो, राइट। आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ओपनिंग बैलेंस शीट की एस साइड में, एडवांसेस इन द बिगिनिंग, बैड डेट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की एक्सपेंडिचर साइड में जाएगा। बैड डेट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की एक्सपेंडिचर साइड में दिखाएंगे। भाई जो पैसा डूब गया हमें मिला ही नहीं तो उसका क्या करेंगे, इसलिए इसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे। अक्रूड बोलो या आउटस्टैंडिंग बोलो, इट्स वन ऑफ द सेम थिंग। ज्यादातर अक्रूड वर्ड हम इनकम रेवेन्यू के साथ यूज करते हैं, लेकिन हम आउटस्टैंडिंग भी यूज कर सकते हैं, देयर इज नो सच प्रॉब्लम, और वी कैन यूज इट अरियर्स आल्सो। एनी प्रॉब्लम? नो, मूव। Then we studied about few short things which comes in income and expenditure or balance sheet. Life membership fees. Life membership fees is a capital receipt. Capital receipt है, इसलिए ये closing balance sheet में capital fund में add होता है।
क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में ऐड होता है। एंट्रेंस फीस रेवेन्यू नेचर आइटम है। एंट्रेंस फीस रेवेन्यू नेचर आइटम है, इसलिए इसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड में दिखाएंगे। लीगेसी हमारे लिए कैपिटल नेचर आइटम है, हम इसे क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटलाइज करेंगे, मतलब कैपिटल फंड में ऐड ऑन करेंगे। देन कम्स इंडोवमेंट फंड। इंडोवमेंट फंड स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंड्स होते हैं, इसे हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। मींस हम इसे कैपिटलाइज करेंगे, लेकिन हम इसे कभी भी कैपिटल फंड में ऐड ऑन नहीं करते। गवर्नमेंट ग्रांट्स हमारे लिए इनकम होती है, हम इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड में दिखाएंगे। इसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड में दिखाएंगे। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, हमें सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट से कोई लेना देना नहीं है। हमारे को सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट से कोई लेना देना नहीं है। हमारे को उस सेल पे हुए प्रॉफिट और उस सेल पे हुए लॉस से लेना देना है। अगर प्रॉफिट ऑन सेल होता है, उसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड में दिखाते हैं, और अगर हमारे को लॉस ऑन सेल होता है, तब भी हम उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की एक्सपेंडिचर साइड में दिखाते हैं। अगर इनकम होती है, अगर प्रॉफिट होता है तो वो हमारे लिए इनकम है, एक्सपेंडिचर है तो वो हमारे लिए लॉस है। क्लियर? इसके अलावा एक आइटम और आती है, सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल्स, बैट्स एंड बॉल्स, न्यूज़पेपर, ये सारी हमारे लिए इनकम होती है। हम इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड में दिखाएंगे। इसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड में दिखाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट आती है बारी एक्सपेंसेस की। नेक्स्ट आती है बारी एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस में सेम फॉर्मूला लगता है, टोटल एक्सपेंसेस पेड। जब हम यहां पे एक्सपेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम रेवेन्यू नेचर एक्सपेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम यहां पे एक्सपेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं, हम रेवेन्यू नेचर एक्सपेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं। टोटल एक्सपेंसेस पेड लेस आउटस्टैंडिंग in the beginning and prepaid in the beginning and outstanding at the end, less prepaid at the end. अब टोटल एक्सपेंसेस पेड, इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड में दिखाते हैं।
सॉरी, रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट की पेमेंट साइड में ये हमारे को मिलेगा आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटीज, prepaid in the beginning opening balance sheet assets, outstanding at the end closing balance sheet liabilities, prepaid at the end closing balance sheet assets. फाइनल अमाउंट हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की एक्सपेंडिचर साइड में दिखाएंगे. फाइनल अमाउंट हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की एक्सपेंडिचर साइड में दिखाएंगे. ये हमारे को पहले भी क्लियर था, इसमें कोई खास प्रॉब्लम थी नहीं. क्लियर? गुड. Then comes consumption. Or uses. Opening stock and purchases less closing stock. Opening stock, add purchases, less closing stock. This gives us consumption. But in business, cash purchases भी होते हैं, credit purchases भी होते हैं. तब हम किस तरह से निकालेंगे? तब निकालेंगे amount paid to creditors or suppliers less creditors in the beginning advances at the end. इन दोनों को इनर कॉलम में लिखेंगे, एक साथ ऐड करके आउटर कॉलम में सब्ट्रैक्ट आउट कर दो. एंड creditors at the end, advances in the beginning. We got credit purchases, credit purchases में cash purchases add on किया, we get total purchases. ये अमाउंट, दिस अमाउंट यहां से निकाली और यहां पे पुट ऑन कर. ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड में, क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड में. जो फाइनल अमाउंट आएगी इसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की एक्सपेंडिचर साइड में. होप सो क्लियर. सर व्हाई डोंट वी सब्ट्रैक्ट परचेजेस रिटर्न? अगर होगा तो रिटर्न माइनस कर देंगे, अगर होगा तो माइनस कर देंगे. वी राइट नेट परचेजेस ओनली. हम जब यहां पे परचेजेस की बात कर रहे होते हैं ना, बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट नेट परचेजेस.
क्रेडिट परचेजेस निकाला ना, पहले क्रेडिट परचेज आएगा इस फॉर्मूले से, क्रेडिट परचेज में कैश परचेजेस ऐड करेंगे, टोटल परचेज आ जाएगा। और अगर बाय चांस कैश परचेजेस नहीं दिया हुआ है तो जो टोटल परचेजेस है, जो क्रेडिट परचेजेस है, वही टोटल परचेजेस में कन्वर्ट हो जाएगा। एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स टू बी आस्क्ड? गुड। Next, donations. Donations are voluntarily amount received. Donations are voluntarily amount received. There are two types: general donations and specific donations. General donation is also of two types. They are of small amount and large amount या big amount. जो small amount होती है उसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड में दिखाते हैं। जो लार्ज अमाउंट होती है इसको हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटलाइज करते हैं। कैपिटलाइज करने का मतलब हम उसे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो करते हैं। जो स्पेसिफिक डोनेशन होती है ये भी क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाती है, ये भी क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाती है। चले आगे, राइट, देखते हैं स्पेसिफिक डोनेशंस या स्पेसिफिक फंड्स। स्पेसिफिक डोनेशन बोलो या स्पेसिफिक फंड्स बोलो, इट्स वन ऑफ द सेम थिंग। स्पेसिफिक डोनेशंस और फंड्स, इट्स वन ऑफ द सेम थिंग। यहां पे हम दो स्पेसिफिक फंड्स के बारे में बात कर रहे हैं, टूर्नामेंट फंड एंड प्राइज फंड। ये दोनों फंड्स लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए यूज होते हैं, तो हम इन्हें रिसीव करते हैं और काफी दिनों के बाद यूज करते हैं। हम इसे रिसीव करते हैं और हम इन फंड्स को काफी दिनों के बाद यूज करते हैं। बैलेंस शीट बनाएंगे क्योंकि स्पेसिफिक फंड्स है, वो बैलेंस शीट में जाएगी। बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द ईयर। स्पेसिफिक फंड्स जो भी वो स्पेसिफिक नेचर का होगा। अब मेरे को टूर्नामेंट कराना है 2020 में, खत्म कर लो, एक मोबाइल से रिकॉर्ड करते हैं। स्पेसिफिक फंड्स, स्पेसिफिक फंड हम यहाँ पे टूर्नामेंट ऑफ प्राइज फंड के बारे में बात कर रहे हैं। ये लॉन्ग टर्म पर्पस आइटम्स हैं, हम ये लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए यूज करेंगे। मतलब अगर आज मुझे कोई टूर्नामेंट कराना है 2025 में, तो उसकी तैयारी मैं आज से करना शुरू करूंगा। मैं उसके लिए आज से फंड इकट्ठा करना शुरू करूंगा, मैं उसके लिए आज से काम करना शुरू करूंगा। इसलिए मैं फंड्स इकट्ठा करते जा रहा हूं। मैं यूज तो मेनली यूज तो उसी टाइम पे होगा, तो मैं उस फंड्स को कहीं इन्वेस्ट कर देता हूं। दैट इज व्हाट वी कॉल स्पेसिफिक फंड्स इन्वेस्टमेंट। मैं उन्हें कहीं स्पेसिफिक पर्पस के लिए इन्वेस्ट कर देता हूं। एड फंड्स रिसीव्ड इन करंट ईयर। जो भी फंड हमने रिसीव किया होगा करंट ईयर में, वो देन इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक फंड
investment. Irrespective of the amount received, जितना भी फंड होगा, इंटरेस्ट होगा, वो हम सारे का सारा ऐड करेंगे. जितना भी होगा वो सारे का सारा हम यहां पे ऐड ऑन करेंगे. लेस फंड्स यूज्ड इन करंट ईयर. फंड्स बच गए. जो इंटरेस्ट है, अगर इंटरेस्ट बनता है 10,000 रुपए का और मैंने पूरे 10,000 रिसीव कर लिए, देन नो प्रॉब्लम. लेकिन इंटरेस्ट बनता 10,000 का और मैंने रिसीव किया 7,000 का, तो 3,000 का इंटरेस्ट अभी भी बाकी है. वो जो इंटरेस्ट मुझे नहीं मिला वो मेरे लिए एक्रूड हो गया, वो मुझे फ्यूचर में मिलेगा, वो एसेट हो गया. एसेट साइड में डालेंगे एक्रूड इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट. राइट. दूसरी बात, बाय चांस जो फंड्स यूज्ड इन द करंट ईयर है वो टोटल फंड से ज्यादा है. लेट्स टेक मेरे पास टोटल फंड से 40,000 रुपए, 40,000, बट मेरे फंड्स यूज हो गए 47,000 के. तो मैं यहां पे 40,000 माइनस 40,000 करूंगा और जो 7,000 एक्सेस फंड्स होंगे, जो 40,000 एक्सेस फंड्स होंगे 7,000, वो मैं ट्रांसफर कर दूंगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की एक्सपेंडिचर साइड में. if funds used is in excess of the funds we have in the current year, then the excess funds used will be transferred to income and expenditure account expenditure side. Then it will transfer to income and expenditure account expenditure side. कब? जब हमारे पास funds used in the current year ज्यादा होगा एक्चुअल फंड से. जब एक्चुअल फंड से वो ज्यादा होगा तब. क्लियर? गुड. नेक्स्ट देखते हैं बिल्डिंग फंड. स्पेसिफिक फंड का दूसरा पार्ट आता है बिल्डिंग फंड और कैपिटल फंड. आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि बड़ी फास्ट करा रहे हैं, क्योंकि यार मोबाइल की बैटरी इतनी देर तक चलती नहीं है वीडियो में, तो वो डाउन होती जा रही है, वो खत्म हो जाएगी. 1 घंटे 1.5 घंटे से ज्यादा वो वीडियो पे नहीं चलती है. और ऑलरेडी मेरी इससे पहले भी एक क्लास चल रही थी इसकी. स्पेसिफिक डोनेशंस और फंड्स वी आर टॉकिंग अबाउट हियर नाउ अबाउट बिल्डिंग फंड, पवेलियन फंड. प्लीज मेरी स्पेलिंग्स में मत जाना, मेरी स्पेलिंग्स बहुत गलत होती है. सेम लाइन में अगर एक बार 2 वर्ड आ जाते हैं सेम के हो तो हो सकता है वो दोनों बार स्पेलिंग गलत हो. पवेलियन फंड और स्पेसिफिक फंड्स. नाउ बिल्डिंग फंड और पवेलियन फंड, व्हाट्स द डिफरेंस देन दैट? उससे डिफरेंस में क्या है? उससे डिफरेंस में यह है कि जो पवेलियन फंड और बिल्डिंग फंड है, बिल्डिंग वर्क इज इन कीप ऑन प्रोग्रेसिंग. हर साल कुछ बिल्डिंग का पार्ट बनता रहेगा, पवेलियन बनता रहेगा धीरे धीरे. इसका मतलब जितने फंड्स हमारे पास हैं उसमें से हर साल हम कुछ फंड्स यूज करते रहेंगे. जितने फंड्स हमारे पास हैं उसमें से कुछ फंड्स हम ऑलरेडी यूज करते रहेंगे. राइट? तो इसका मतलब अगर मैं बिल्डिंग फंड लूं तो बिल्डिंग फंड add fund received in current year.
फंड्स रिसीव्ड इन करंट ईयर, जितने भी फंड्स मैंने रिसीव करे होंगे करंट ईयर में वो, लेस फंड्स ट्रांसफर टू कैपिटल फंड, जितने रुपए की बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, जितने रुपए की बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन इस साल हुई है, दैट मींस करंट ईयर में हुई है, उतने रुपए का बिल्डिंग फंड हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल फंड के अंदर। ध्यान रखना, जितने रुपए की बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करंट ईयर में हुई है, उतने रुपए का बिल्डिंग फंड हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल फंड के अंदर। कैपिटल फंड एड फंड्स ट्रांसफर फ्रॉम बिल्डिंग फंड। जितने रुपए की बिल्डिंग बन गई वो एसेट हो गया बिल्डिंग इन प्रोग्रेस, वो एसेट हो गया बिल्डिंग इन प्रोग्रेस। होप सो क्लियर, होप सो क्लियर। चले लास्ट आइटम लेते हैं। जनरल फंड में थोड़ी बातें समझनी है। जनरल फंड क्यों हम कैपिटलाइज करते हैं? जनरल फंड का मतलब होता है जो कि बेसिक नेचर के लिए होता है। लेट्स टेक, मेरे को आम तौर पे हर साल डोनेशन मिलती थी 5,000, 6,000, 8,000, 10,000 या 2-4 हजार की। अचानक मुझे किसी साल 1.5 लाख या 2 लाख रुपए की डोनेशन मिल जाए, तो मेरे लिए वो डोनेशन तो बहुत बड़ी अमाउंट है, क्योंकि मेरे को इतनी डोनेशन कभी मिलती ही नहीं है। मेरे को तो 2-3 हजार, 5,000, 10,000 डोनेशन कभी मिलती नहीं। तो इस टाइप की जब बहुत बड़ी डोनेशन आ जाएगी, उससे मेरी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने में बहुत हेल्प मिलेगी। मेरी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने के लिए बहुत हेल्प मिलेगी। उस हेल्प, क्योंकि वो ग्रो करने के लिए बहुत हेल्प मिलेगी, इसका मतलब वो कैपिटल नेचर आइटम हो गई। एंड कैपिटल नेचर आइटम्स आर शोन इन द क्लोजिंग बैलेंस शीट। कैपिटल नेचर आइटम्स आर शोन इन द बैलेंस शीट। इसलिए हम यहां पे दोनों चीजें बनाते हैं। ऊपर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना, और नीचे बैलेंस शीट। Income and expenditure account for the year ending expenditure amounting rupees राइट। क्योंकि जनरल फंड हमारे को कैपिटल रिसिट्स है, तो हम लायबिलिटी साइड में लिखते हैं जनरल फंड। तो जब 2 लाख रुपए मुझे मिल गए, अब मुझे पता ही नहीं मैं जनरल फंड का 2 लाख रुपए का करूंगा क्या, मेरे पास तो कोई काम ही नहीं है इसको करने के लिए। तो मैंने क्या किया, वो 2 लाख रुपए का जनरल फंड मैंने इन्वेस्ट कर दिया। दैट इज कॉल्ड जनरल फंड इन्वेस्टमेंट।
दिस जनरल फंड इन्वेस्टमेंट इज इन जस्ट अ लोकल इन्वेस्टमेंट। अगर हम एक बात समझे, अगर मेरी 10,000 रुपए सैलरी थी और 10,000 रुपए में से मैं हर साल 2,000 रुपए की फिक्स डिपॉजिट कराता हूं, तो इसका मतलब 2,000 रुपए मेरे लिए एक जनरल इन्वेस्टमेंट हो गई। अचानक किसी दिन मेरी सैलरी बढ़ के 20,000 रुपए हो गई, तो मैंने पूरे के पूरे क्या किया, क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत ही नहीं है ज्यादा की, तो मैंने पूरे के पूरे 12 इन्वेस्ट कर दिए। अब मैं उसे जनरल फंड इन्वेस्टमेंट लिखूं या सिर्फ इन्वेस्टमेंट लिखूं, इट्स वन ऑफ द सेम थिंग, इट्स वन ऑफ द सेम थिंग। अब इस जनरल फंड इन्वेस्टमेंट में मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इंटरेस्ट मैं सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए यूज करूंगा। दैट बिकम्स अ रेवेन्यू नेचर आइटम बाय इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट। जनरल फंड इन्वेस्टमेंट कुछ समझना है ना। हमने कुछ खर्चा पैसा, अब जरूरी तो नहीं है कि हमने सारे का सारा इंटरेस्ट रिसीव कर लिया होगा, जो इंटरेस्ट बच गया होगा वो हमारे लिए एसेट है, क्योंकि वो इंटरेस्ट हमारे को बाद में मिलेगा। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब मैंने कुछ जनरल एक्सपेंस, इट इज नॉट एडेड इन जनरल फंड, क्योंकि वो जनरल, अभी मैंने समझाया ना, क्योंकि मेरे को जो पैसा मिल रहा है वो तो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि वो जनरल इन्वेस्टमेंट है, मैंने बिजनेस कमाने के लिए तो पैसा इकट्ठा नहीं कर रहा। और जनरल फंड किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए होते ही नहीं है, जनरल फंड किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए होते ही नहीं है, इसलिए राइट, इसलिए हम उसे जनरल फंड में ऐड नहीं कर रहे। अब क्योंकि स्पेसिफिक फंड वाले जो होते हैं वो एक पर्पस के लिए होते हैं, जो उस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी हम उसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए खर्चेंगे। लेकिन जनरल फंड तो जनरल नेचर का है, उसका तो कोई पर्पस ही नहीं है, आप जहां मर्जी इस्तेमाल करो, तो उसका जो इंटरेस्ट आएगा वो हम अलग से यूज करते हैं एज एन इनकम, और हम उसको वहां पे खर्चेंगे। होप सो क्लियर, राइट। टू जनरल एक्सपेंसेस, यहां तक सारी बात क्लियर थी। अब एक नई टर्म हमने पहले नहीं पढ़ा था। अब अगर मुझे इस साल डोनेशन मिली तो मैं क्या करूंगा? अब मुझे इस साल फिर से 20,000 रुपए मिल गए। 20,000 रुपए मेरे को मिलना कॉमन टर्म है, क्योंकि 5-10 हजार 10,000 तो मुझे मिलता ही था, 10,000 मुझे मिलता था, तो इस साल मुझे 20,000 मिल गए, तो क्या फर्क पड़ा? तो वो मेरे लिए कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, तो मैं उसे इनकम में ही दिखाऊंगा, उसे मैं इनकम में ही दिखाऊंगा, स्मॉल अमाउंट है। लेकिन अगर इस साल फिर से मुझे अचानक 2 लाख रुपए फिर मिल गए, 2 लाख रुपए तो मेरे लिए फिर से बहुत बड़ी अमाउंट हो जाएगी ना, मेरे को तो डोनेशन मिलता ही नहीं है आमतौर पे, तो मैं उसे फिर से कैपिटलाइज करूंगा। तो इट्स ऑल डिपेंड्स हाउ मच अमाउंट ऑफ डोनेशंस व्हिच वी रिसीव, इट्स ऑल डिपेंड हाउ मच अमाउंट ऑफ डोनेशन वी रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, राइट। ये हमारे को क्वेश्चन में लिखा होता है कि डोनेशंस आर टू बी कैपिटलाइज्ड और डोनेशंस आर नॉट टू बी कैपिटलाइज्ड। डोनेशंस आर टू बी कैपिटलाइज्ड का मतलब है हम उसे लायबिलिटी साइड में लिखेंगे, और कुछ नहीं लिखा होता है तो डोनेशन हम एज्यूम करते हैं कि डोनेशन जो है वो रेवेन्यू नेचर की है, हम उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड में दिखाएंगे, अनटिल अनलेस डोनेशन की अमाउंट बहुत बड़ी ना हो, अनटिल अनलेस डोनेशन की अमाउंट बहुत बड़ी ना हो। क्लियर? होप सो यहां तक सारा समझ में आ गया हो।